जिस दिन आखिरकार मैं बिस्तर पर गया, मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैं इतना भ्रमित था कि मैं शायद ही किसी को पहचान पा रहा था, लेकिन मुझे अभी भी बाई रुक्सियो का चेहरा याद था। जिस क्षण मैं मरने वाला था, मैंने अपनी आखिरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। शादी के 50 साल में क्या तुमने कभी मुझसे एक दिन के लिए भी प्यार किया? उसे हिचकिचाते देख अनिर्णित मेरे दिल में पहले से ही उत्तर था। मैंने कमरे में बाई रुक्सियो और मेरे वंशजों पर नज़र डाली और अंततः उससे कुछ कहा। यदि अगर मैं ये सब दोबारा कर पाता तो मैं तुम्हें फिर कभी प्यार नहीं करना चाहता। इतना कहकर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब मैं दोबारा जागा तो पाया कि मेरा पुनर्जन्म हो गया है। भगवान ने मुझे संयोग से मैंने इस जीवन में बाई रुक्सियो के साथ दोबारा खिलवाड़ नहीं करने का फैसला किया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा से 3 महीने पहले वो अचानक मेरे जैसे ही स्कूल में स्थानांतरित हो गई। उसने विशेष रूप से मेरे साथ एक ही टेबल पर बैठने के लिए भी आवेदन किया। मैंने अवचेतन रूप से उससे दूर जाने के लिए अपनी कुर्सी एक तरफ कर दी, लेकिन उसने मेरी शर्ट पकड़ ली। नेता ने मेरी ओर तिरछे ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, फैंग युआन, आप अपने पिछले जीवन में इतनी जल्दी क्यों मर गए? मैंने आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दिया है। फिर से जागना। मैंने पाया कि मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा के 3 महीने पहले वापस आ गया था। मैं इस युवा शरीर से परिचित हुआ और फिर अपने आसपास के सहपाठियों को देखा जो कक्षा पर ध्यान दे रहे थे। ये सपना नहीं है। शायद ये पिछले जन्म में मेरी मृत्यु से पहले की मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि मेरा सचमुच पुनर्जन्म हुआ है। चूंकि भगवान ने मुझे ऐसा अवसर दिया है, फिर इस जीवन में मैं बाई रुक्सियों को फिर कभी नहीं उकसाऊंगा। पिछले जीवन में क्योंकि बाई परिवार की कंपनी को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, बाई परिवार ने प्रस्ताव रखा। मेरे परिवार की कंपनी में सहयोग करने के लिए दोनों परिवार शादी कर रहे हैं। बाई रुक्सियों को नंबर 1 मिडिल स्कूल में एक प्रतिभाशाली लड़की, एक शीर्ष छात्रा और बाद में एक प्रतिभाशाली लड़की के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वायलिन मास्टर, और मैं पिछली पंक्ति में राजा के गृहताउन से हूँ। मैंने 3 परीक्षाएं दी। स्नातक की समाप्ति के बाद मैंने अपने परिवार की व्यवस्था का पालन किया और पारिवारिक कंपनी में चला गया। अध्ययन करें और फिर मेरे पिता का पद संभालें। चूंकि बाई रुक्सियो रन सुंदर और समझदार है, इसलिए मेरे पिता तुरंत उससे मेरी शादी के लिए राजी हो गए और मैं भी बहुत खुश था। लेकिन बाई रुक्सियो के पास उस समय कोई था जिसे वो पसंद करती थीं। बाई परिवार ने उन्हें ज़बरदस्ती तोड़ दिया और बाई रुक्सियो को मुझसे शादी करने के लिए कहा। बाई रुक्सियो की शादी के बाद मैं कभी खुश नहीं रहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसके प्रति कितना अच्छा था या मैंने कितना भी अच्छा किया, उसने मुझे कभी मुस्कुराहट नहीं दी। इसलिए मैंने मरने से पहले उससे पूछा। पिछले सालों में उसने मुझसे एक दिन भी प्यार नहीं किया। तथ्यों ने साबित कर दिया है कि वो 50 वर्षों से उन्हें प्रभावित नहीं कर पाई है। मैं इस जीवन में उसे फिर कभी नहीं उकसाऊंगा, लेकिन बाई परिवार और मैं बाई परिवार के सहयोग में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ वर्षों में बाई परिवार की कंपनी का पैमाना अप्रत्याशित रूप से बड़ा हो जाएगा और फैंग परिवार भी बहुत प्रसिद्धि हासिल करेगा। इसलिए बाई परिवार के साथ सहयोग करने में कोई समस्या नहीं है। मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मुझे बस ये नहीं चाहिए कि बाई परिवार मुझे अपनी बेटी बेचे। मुझे इसे इस जीवन में करने की ज़रूरत है। मैं जो करना चाहता हूँ वो है समय निकालकर अध्ययन करना, पिछले जीवन के पछतावे को दूर करना और फिर अगले 50 वर्षों में संचित ज्ञान का उपयोग करके उस कंपनी को पूरा करना जो मेरे पिता चाहते हैं। ये अफसोस की बात है कि उत्पाद वैश्विक हो गया। कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले की अवधि के दौरान मैंने पागलों की तरह अध्ययन किया। मेरे सहपाठियों को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि मैं एक अलग व्यक्ति की तरह लग रहा था। आश्चर्य? फैंग युआन, तुम कक्षा के बाद बास्केटबॉल नहीं खेलोगे या बाथरूम में धूम्रपान नहीं करोगे। तुम पर भूत का साया है। मैं हंसा और गिर पड़ा। मैं वू से हूँ। मैंने 10 साल बाद यात्रा की और मुझे अपने पिछले जीवन में एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय में दाखिला न मिल पाने का अफसोस था, इसलिए मैं इसकी भरपाई करना चाहता था। रेड टेबल ने स्वाभाविक रूप से मुझे पागल समझा। मैं अभी भी पिछली पंक्ति खिड़की वाली सीट पर एक प्रमुख विश्वविद्यालय के लिए प्रवेश परीक्षा देना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक सपना है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि दूसरे मेरे बारे में क्या कहते हैं। आखिरकार मैं भी ऐसा नहीं करता। पत्र। मेरे पुनर्जन्म के आधे महीने बाद मेरे पिता ने मुझे फ़ोन किया और स्कूल के बाद जल्दी वापस जाने के लिए कहा। शाम को मेरे पास मेहमान आए और उन्होंने मुझसे कुछ ऐसी चीज़ खरीदने के लिए कहा जो लड़कियों को पसंद हो। उपहार। मुझे पता था कि ये बाई परिवार था जो दरवाजे पर आया था। बाई रुक्सियो आई।
अपने पिछले जीवन में मैंने सोचा था कि मैं अभी भी हाई स्कूल का छात्र था। लिपस्टिक, बैग इत्यादि कोई मायने नहीं रखते थे। ये बहुत अच्छा था। इसलिए मैंने उपहारों के कुछ बड़े बड़े बैग खरीदने की कोशिश की। बड़ी बड़ी गुड्डे गुड़ियों की शिल्प में कोई प्रगति नहीं हुई। अंत में बाई रुक्स्यू बस बेहोश हो गई। मैंने इसे टाल दिया और कहा कि ये बचकाना है। मेरे लिए ये कल्पना करना कठिन है कि भविष्य में जब मैं आप जैसे किसी व्यक्ति के साथ रहूंगी तो मेरा जीवन कितना दुखदाई होगा। लेकिन इस जीवन में मैं अभी भी खरीदता हूँ। कुछ बड़े बैग थे, लेकिन उनमें बचकानी खिलौना कार, बारबी, प्रिंसेस, रिमोट कंट्रोल रेसिंग कार आदि थे, लगभग सभी बच्चों के लिए। मैं कुछ उपहारों के कुछ बड़े बैग ले गया। घर लौटने के बाद जब मैंने 18 वर्षीय बाई रुक्स्यू को दोबारा देखा तो मैं दंग रह गया। वो अभी भी बहुत शांत और सुंदर थी, एक आभा बिखेर रही थी। वो एक नेक स्वभाव की है। मेरे पिछले जीवन में यही वो समय था जब मैं उस पर इतना मोहित हो गया था कि मैं पागल हो गया था। लेकिन इस बार बस एक पल के लिए भी मैं नहीं रुका। उसे देखो, चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। मुझे पता है कि वो मेरी नहीं है। मैं इस जीवन में उससे कोई लेना देना नहीं चाहता। जब मेरे पिताजी ने मुझे वापस आते देखा तो उन्होंने मेरे हाथ में देखा बहुत सारी चीजें थी, इसलिए उन्होंने मुझे जल्दी से आंख मारी और फिर येई ने बिना वजह कहा, बेटा, जब तुम और शियाक्सु पहली बार मिले थे तो क्या तुमने इसे मुझे लौटा दिया था? मैं अपने परिवार के लिए बहुत सारे उपहार लाया। मैंने तुम्हें पहले मेरा इतना ख्याल रखते क्यों नहीं देखा? मैं उस पर ध्यान देने में बहुत आलसी था और कुछ बड़े बैग लेकर सीधे गेस्ट हाउस चला गया। मैंने इसे यूं ही हॉल में फेंक दिया। अंदर के खिलौने फर्श पर गिर गए और रिमोट कंट्रोल रेसिंग कार के पहिए टूट गए। मैंने अपने हाथ पोंछे और बाईरू की ओर देखा, जिसका चेहरा खंडा था। जू ने कहा, मेरे पिताजी ने मुझसे तुम्हारे लिए एक उपहार लाने को कहा था। समय तंग था। ये सड़क किनारे एक दुकान पर बेचा जाता था। मैं आपके लिए इसे खरीदने के लिए अचानक एक बड़े सुपरमार्केट में चला गया। गुणवत्ता अपेक्षाकृत अच्छी थी। खैर, मेरे पिताजी ने यहाँ 3 साल के बच्चे के खिलौने देखे और इतने क्रोध में आ गए कि उन्होंने एक स्पैचुला उठाया और मुझे पीटने के लिए आ गए। लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। मैं अपने पिछले जीवन में 70 वर्ष का था। मेरी उम्र 40 साल है। मेरे पिताजी अभी 40 से कम उम्र के हैं। तार्किक रूप से कहें तो मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं सोफे पर गया, अपने पैर क्रॉस किए और मेरी अभिव्यक्ति बदल गई। उन्होंने मेरे पोते को जीवन भर उपदेश देने के लहजे में कहा, तुम इतने बड़े आदमी हो और बिल्कुल भी वयस्क नहीं लगते। तुम कैसे ठीक से व्यवहार कर सकते हो? मेरे पिताजी और बाई रुक्स्यू मेरे साथ एक ही समूह में थे। थोड़ी देर बाद मेरे पिताजी अजीब तरह से मुस्कुराए और बोले, क्या? मेरे बेटे के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। मैं आमतौर पर बाहरी लोगों से कुछ नहीं कहता। सब कुछ ठीक था। इतना कहने के बाद मैंने अपने हाथ में लिया हुआ पानी उसे लौटा दिया, बास्केटबॉल उठाया और चला गया। मैं स्पष्ट रूप से देख भी नहीं सकता, इसलिए मैं जल्दी ही एक स्पष्ट रेखा खींच सकता हूँ। क्योंकि स्कूल घर से बहुत दूर नहीं है, केवल 20 मिनट से भी कम दूरी पर है, इसलिए मैं आमतौर पर दोपहर के समय घर जाता हूँ। खाने और आराम करने के बाद मैं बस स्टॉप पर आया और बस में चढ़ने वाला था। बाई रुक्स्यू दूर से तेजी से आई और पीले चेहरे के साथ मुझे खींच लिया। हाँ, मुझे पता है कि वो नाराज़ थी क्योंकि मैंने उससे पानी मांगने से इनकार कर दिया था। आखिरकार मेरे पिछले जन्म में भी यही स्थिति थी। जब मेरी शादी हुई थी तब से लेकर जब तक मैं 70 साल का नहीं हो गया। उनकी मृत्यु के बाद जब भी मैं उनसे सहमत नहीं होता था या उन्हें थोड़ा भी अस्वीकार कर देता था तो वो तुरंत क्रोधित हो जाती थी। लेकिन इस जीवन में वो अब ऐसा नहीं करेंगी। वो मेरी पत्नी है। अब वो मेरी प्रेमिका नहीं रही। मैं अब उसे और नहीं बिगाड़ूंगा। मैं अपनी पूरी ताकत से उसे दूर फेंकने ही वाला था, लेकिन मुझे उसकी ताकत अचानक बढ़ने की उम्मीद नहीं थी। मैं बस स्टॉप की पंक्ति पर झुक गया, दोनों हाथों से मेरे कंधे पकड़ लिए और शिकायत के संकेत के साथ कहा, फैंग युआन, ये मत सोचो कि तुम अकेले हो जिसका पुनर्जन्म हुआ है, ठीक है? अगर तुमने मेरे साथ दोबारा ऐसा किया तो मानो या ना मानो, मैं तुम्हारे पापा से शिकायत कर दूंगी। आपने अपनी भावी पत्नी को धमकाया। मेरा दिमाग खाली हो गया। वो तेजी से घूम रहा था। मुझे होश में आने में थोड़ा समय लगा। बाई रुक्स्यू का भी पुनर्जन्म हुआ है, ये देखकर कि मैं स्तब्ध रह गया और कुछ नहीं बोला। बाई रुक्स्यू ने आगे कहा, दाओ, फैंग युआन, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरे पिछले जन्म में आप शादी के 50 साल बाद मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने में हिचकिचा रहे थे। इस जीवन में आप कहते हैं कि कल से आज तक आपकी शादी हो गई है। भगवान, आपने कई बार मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है। उसकी आंखों में आंसू देखकर मुझे थोड़ी तकलीफ हुई। मैंने भौएं से कोड़ ली। उसका सचमुच पुनर्जन्म हुआ था, लेकिन चूंकि मैंने उसे कल पहली बार देखा था, इसके सामने आज उसके विभिन्न व्यवहार पिछले जन्म की बाई रुक्स्यू की तरह नहीं है। ऐसा लगता है कि उसे किसी ने उठा लिया है।
बाई रुक्षु के व्यक्तित्व के साथ जब वो छोटी थीं उस समय वो बिजनेस की रानी और परिवार की मुखिया थीं। उन्हें श्रीमती बाई के नाम से जाना जाता था। बाहर उनका प्रभाव मुझसे कहीं अधिक था। कहने की ज़रूरत नहीं कि उसे मेरे सामने गलत महसूस हुआ। चाहे वो कितना भी सहे, वो मुझसे एक शब्द नहीं कह पाती। मैं इसका पता नहीं लगा सका, इसलिए इसके बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाई। चूंकि उन सभी का पुनर्जन्म हुआ था, तो आइए हम सब अपने अपने पछतावे की भरपाई स्वयं करें। उसकी बचपन की प्रेमिका उसके पिछले जन्म में अलग हो गई थी और उसके परिवार ने उसे मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया था। वो जीवन भर दुखी रहेगी। मेरी शादी एक ऐसी महिला से हुई है जो मुझसे प्यार नहीं करती और मेरे पिता कंपनी में काम करके थक चुके हैं। आखिर में चैन की आंखों से मरने के अलावा मेरा क्या होगा? अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कंपनी के उत्पादों को दुनिया भर में जाने दूं और जीवन भर इसका पछतावा रहूं। मैंने बाई रुक्सियू की ओर देखा और गंभीरता से कहा, बाई रुक्सियू, चूंकि तुम्हारा भी पुनर्जन्म हुआ है तो आपसे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इस जीवन में मैं तुम्हें और तुम्हारे बचपन के प्रेमी को देर नहीं करूंगा। आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपका परिवार मेरे साथ सहयोग करे। मेरे करीब मत आओ। पिछले जीवन में आपने मेरे परिवार में विवाह किया और इतने वर्षों तक मेरे परिवार में रहीं। आप भी जानती हैं कि मैं और मेरे पिता उस तरह के लोग नहीं हैं। इसके अलावा आप पिछले जीवन में एक बिजनेस क्वीन थीं। मेरे परिवार की मदद के बिना भी आपके पास जो ज्ञान है वो आपको इस जीवन में इसे दोबारा लौटाने के लिए पर्याप्त है। वाक्य के अंत में मैंने एक सांस ली। इस महिला से आखिरकार मैं 50 सालों से प्यार करता था। जब मैंने जाने दिया तो मुझे थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन अपने पिछले जीवन की मृत्यु से पहले की निराशा का अनुभव करने के बाद मैं संभवतः उससे दोबारा प्यार नहीं कर सका। अब मैं भी एक सच्चाई समझ गया हूँ। किसी ऐसे व्यक्ति का पीछा करने के बजाय जो मुझसे प्यार नहीं करता, किसी ऐसे व्यक्ति का इंतज़ार क्यों न करूं जिसकी आंखें मुझसे भरी हों? कम से कम उसकी तो। दुनिया स्वयं से प्यार करने के बारे में है। अब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करने की पूरी कोशिश करूंगा जो मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति से कभी प्यार नहीं करूंगा जो मुझसे प्यार नहीं करता। अलविदा बाई रुक्सियू। इतना कहने के बाद मैं मुड़कर जाने ही वाला था। इसी समय एक आदमी घोस्ट फायर स्कूटर चलाकर हमारे सामने रुका। उस व्यक्ति ने अपना धूप सम्मान निकाल लिया और बाई रुक्सियू की ओर मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर, मैं आपको लेने के लिए यहाँ आया हूँ। आपको क्यों लगता है कि आप इतनी अच्छी तरह मुस्कुरा रहे हैं? ये मुझे हर दिन और ज़्यादा चाहता है। मैं आपको लेने के लिए आधे घंटे तक गाड़ी चलाऊंगा। मैं इस विल ऑफ द विस्प लड़के को जानता हूँ। वो बाई रुक्सियू की बचपन की प्रेमिका है। उसका नाम वांग टैंग है। उनके परिवार की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री के रूप में हुई। बाद में हमें बहुत नुकसान हुआ और फैक्ट्री अभी भी धीमी थी, लेकिन हम अभी भी आम लोगों की तुलना में अधिक अमीर थे। बाई रुक्सू के पिता शुरू से ही इलेक्ट्रिशियन थे। बाई रुक्सू और वांग जी टैंग स्वाभाविक रूप से एक साथ बड़े हुए। वांग टैंग कारखाने में भागीदार थे, लेकिन बाद में उन्होंने साझेदारी छोड़ दी। समृद्धि ने धीरे धीरे उस पर कम ध्यान देना शुरू कर दिया, इसलिए वो समाज के कुछ पागल लोगों के साथ जुड़ गया और एक मनमौजी लड़का बन गया। हालांकि उनके संवाद इस प्रकार हैं। जू काफ़ी अच्छा है और उसने बाई रुक्सू को पानी में नहीं घसीटा और उसे एक इच्छाधारी लड़का बना दिया। शायद बाई रुक्सू के विचार में ऐसा इसलिए है क्योंकि वो वांग टैंग के बारे में सोच रही है। जिस कारण से मैं ये नहीं भूलता कि वो एक इच्छाधारी लड़का बन गया है, उसे बाई रुक्सू को चोट पहुंचाने और बाई रुक्सू को समाज में एक बुरा लड़का बनाने की अनुमति नहीं है। इस समय वांग और मैं अभी तक टैंग को नहीं जानता, लेकिन मैं उसे जानना भी नहीं चाहता। मैंने उसकी ओर देखा और जाने के लिए मुड़ा। मेरे पीछे बाई रुक्सू के तेजी से पैर पटकने की आवाज़ आई, फैंग युआन, कमीने। जब मैं चौराहे पर गया और ट्रैफिक लाइट का इंतज़ार कर रहा था, मैंने अवचेतन रूप से पीछे मुड़कर देखा और बाई रुक्सू को वांग टैंग के विल ऑफ द विस्प पैडल पर चढ़ते हुए देखा। मेरे मन में अब उसके लिए कोई पुरानी यादें नहीं हैं। वो हमेशा अपने बचपन की प्रेमिका की इच्छा ऑफ द विस्प पैडल पर रहा है। मैं आकाश में चमकते सूरज को देखता हूँ और ये बहुत चुभने वाला है। मैं आंसू बहाता हूँ। लंबे समय तक चलने वाले प्यार के बारे में बात करना बकवास है। मैंने 50 साल तक उसे पूरे दिल और आत्मा से प्यार किया है और अब मैं वापस आ गया हूँ। 50 साल के प्यार का बचपन की प्रेमिकाओं से कोई मुकाबला नहीं है। जब मैं घर पहुँचा तो मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ले ली, क्योंकि मैं उसे देखने के लिए स्कूल नहीं जाना चाहता था।
हालांकि मेरे पिताजी गुस्से में थे, वो मेरे बारे में चिंता नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी माँ का निधन जल्दी हो गया था। लेकिन फिर भी उसने मुझ पर, जो कि एक इकलौती बेटी थी, बहुत स्नेह किया और मूलतः मुझे जाने दिया। कुछ दिनों के आराम के बाद वो और मेरे पिताजी ने कहा कि वो दूसरे स्कूल में स्थानांतरित होना चाहते हैं। मेरे पिताजी ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। कॉलेज की प्रवेश परीक्षा होने वाली है, तुम किस स्कूल में स्थानांतरित हो रहे हो? और तुम्हारी मंगेतर विशेष रूप से स्थानांतरण के लिए सहमत हुई है, आकर बात करो। अब दूसरे स्कूल में स्थानांतरित हो गए तो क्या करोगे? मैंने बेबसी से हाथ हिलाया। मैं कब सहमत हुआ पिताजी, मैंने कहा। मैं उसे पसंद नहीं करता, और उसके पास कोई है जिसे वो पसंद करता है। वो व्यक्ति मैं नहीं हूं। मैं बहुत जिद्दी हूं। अगर तुमने मुझे दोबारा मजबूर किया तो मैं तीसरी मंजिल से कूद जाऊंगा। जाओ मेरी माँ को ढूंढो। हालांकि यह विला केवल 3 मंजिल है, लेकिन ये 10 मीटर से अधिक लंबा है। कहने की ज़रूरत नहीं है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि काले और सफ़ेद लोग हर बार इसकी तलाश में आएंगे। मैंने अपने पिता को धमकाने के लिए अपनी माँ का इस्तेमाल किया, लेकिन इसका हमेशा असर हुआ। इस बार मैं अब भी काफ़ी हद तक अपनी माँ की तरह दिखती हूँ। मेरे पिता अक्सर कमरे में छिपकर मेरी माँ की तस्वीरें देखते रहते हैं। आंसू, अगर उसने मुझे खो दिया तो शायद उसे इस जीवन में कोई उम्मीद नहीं रहेगी। वो मुझसे केवल ये वादा कर सकता है, ठीक है, पहले शांत हो जाओ और मैं पहले तुमसे संपर्क करूंगा। स्कूल, मैंने अपने पिता को देखकर मुस्कुराया। ये मेरे अच्छे पिता हैं, चिंता न करें। जब तक आप दूसरे स्कूल में स्थानांतरित होते हैं, आपका बेटा एक कठिन परीक्षा देगा और फिर कॉलेज जाएगा। कठिन अध्ययन करें और वित्त का अध्ययन करें, और आपके करियर के लिए लड़ने में मदद करने के लिए वापस आएं। स्वर्ग में मेरी माँ की आत्मा हमारे पिता पुत्र को समृद्ध होने का आशीर्वाद देगी। मेरे पिताजी द्रवित हो गए। नहीं, मैंने मुझे पकड़कर बहुत देर तक रोया। लेकिन अगले ही दिन मेरे पिता ने मुझे धोखा दे दिया। बाई रुक्सू घर आई और उसने मुझे कमरे से बाहर धकेल दिया। दरवाज़ा, मैं अब भी सो रहा था, और जब मैंने अपनी आंखें अस्पष्ट रूप से खोलीं तो मैंने देखा कि वो कुशलता से खिड़की की ओर चल रही हैं, पर्दे खोल रही हैं, और सूरज की रोशनी अचानक चमक उठी। चलो, इसने मुझे इतना डंक मारा कि मैं अपनी आंखें नहीं खोल सका। मैंने गुस्से में कहा, बाई रुक्सू, क्या तुम पागल हो? ये मेरा घर है। तुम अकेले में मेरे कमरे में घुसोगे तो क्या करना चाहती हो? हाँ, बाई रुक्सू ने हाथ बांधकर स्वाभाविक रूप से कहा, आपका घर, आपका कमरा। मैं यहाँ 50 साल से रह रही हूँ। ये मेरा घर भी है और मेरा कमरा भी। पिछले जीवन में भी उसका स्वर वही था। पिछले जन्म में मेरी और उसकी शादी इसी घर में हुई थी, और मेरा कमरा स्वाभाविक रूप से शादी का कमरा बन गया। वो सीधे मेरी अलमारी खोली, जो कपड़े और अंडरवेयर मैं आमतौर पर पहनता हूँ उन्हें बाहर निकाला, और फिर मेरी रज़ाई खोली। क्योंकि मुझे उनके बिना सोना पसंद है, तो मेरा शरीर सीधे उसके सामने उजागर हो गया। मैंने तुरंत इसे अपने कपड़ों से अवरुद्ध कर दिया। बाई रुक्सू, आप बीमार हैं। बाई रुक्सू ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें बिना कुछ पहने सोने की आदत है। मैंने सोचा, तुम बाहर निकलो, बाहर निकलो। मैंने चिल्लाया, क्या होगा अगर मैं दूर न जाऊं? मैंने तुम्हें 50 सालों तक दबाकर रखा। यदि तुम पुनर्जन्म भी ले लो तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी गिरफ्त से बच सकते हो? बाई रुक्सू मुस्कुराई। मेरी तरफ देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। पिछले जन्म में उससे शादी करने के कुछ ही समय बाद मुझे पता था कि वो मुझे पसंद नहीं करती थी, और उसके मन में मेरे लिए कोई भावना नहीं थी। मैंने तलाक का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने गर्भावस्था के आधार पर इनकार कर दिया। उसने ये भी कहा कि मेरी बाकी ज़िंदगी इसी तरह रहेगी और वो बस इसके साथ ही रहेगी। लेकिन भगवान ने उसे मौका दिया। हाँ, उसे मेरे साथ मत रहने दो। तुम्हें अब भी मुझे परेशान करना क्यों पड़ता है बाई रुक्स्यू? तुम केवल मुझे तुमसे नफरत करने दोगी। ये केवल मुझे तुमसे नफरत करने पर मजबूर कर देगी धीरे धीरे। जब उसने बोलना समाप्त किया तो वो स्तब्ध रह गई, और मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और अपने कपड़े पहनना जारी रखा। अपने कपड़े पहनने के बाद मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। किसने सोचा होगा कि बाई रुक्स्यू सीधी थी? फिर उसने मुझे पीछे से गले लगाया। फैंग युआन, मुझे क्षमा करें। मैंने पिछले जन्म में सवालों का जवाब नहीं दिया। मैं इस जीवन में आपको जवाब दूंगी। मैंने उससे बात करना अभी समाप्त नहीं किया है। यदि आपके पास अवसर है तो बस उसका हाथ छोड़ दें। आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पिछले जीवन में मरने से पहले ही इसका उत्तर जानता था। मैं तुमसे 50 साल से प्यार करता हूँ। क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैं चला गया। कृपया मुझे जाने दो। इस जीवन में क्या हम सबसे परिचित अजनबी ही रह सकते हैं? हम अभी भी जवान हैं, केवल 18 वर्ष के हैं।
धीरे धीरे तुम मेरे बारे में भूल जाओगे, उस शख्स के बारे में जिसे तुम प्यार नहीं करते। पिछले जन्म में तुम्हें भी पछतावा था और मुझे भी पछतावा था। इस जीवन में हम अपने अपने पछतावे की भरपाई कर लेंगे। क्या पछताना ठीक है? बाई रुक्स्यू ने लाल आंखों और आंसुओं के साथ तेजी से अपना सिर हिलाया। नहीं, आप मेरे पति हैं। क्या आप हमारे 50 साल के रिश्ते को ख़त्म करने को तैयार हैं? मैं कड़वा हूं। मैंने कड़ी मेहनत की और कहा कि यह कहना निश्चित रूप से असंभव है कि मैं हार मानने को अनुत्सुक था, लेकिन मैं वही गलती दोबारा नहीं करना चाहता था। मैं हार मानने को तैयार था और इसे बर्फ की तरह सफ़ेद छूने को। मैं फूट फूट कर रो पड़ा और फिर मेरी आंखें तेज हो गईं। मैं जानता हूं कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। तुमने मेरे पिछले जीवन में 50 सालों तक मुझ पर दया की थी, इसलिए मैं भी इस जीवन में तुम्हारे प्रति 50 साल तक दयालु रहूंगा। मैं कुछ भी कहूं वो मानने से इनकार कर देती है, लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं कर पाता। उसका पुनर्जन्म हुआ है, उसे ये कैसे नहीं मिला? उनके बचपन के प्रिय वांग टेंग। मेरे पिता ने मुझे और बाई रुक्स्यू को एक साथ नीचे जाते देखा और उनका चेहरा अचानक चमक उठा। चलो चलो बेटा, बहू, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। मैंने अपने पिता की ओर घूर कर देखा, फिर एक जूड़ा उठाया और गुस्से में वहां से चली गई। बाई रुक्स्यू ने भी इसे लिया। ये लड़का मेरा पीछा कर रहा है। जब मैं दौड़ता हूं तो वो दौड़ती है, जब मैं रुकता हूं तो वो रुक जाती है। इससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने अपने पिछले जीवन में उसे इतना परेशान करने वाला क्यों नहीं पाया? बस इतना ही काफ़ी है। आधे महीने तक वो हर समय मेरा पीछा करती रही। जब मैं गेंद खेलता था तो वो धूप में मेरा इंतज़ार करती थी। जब मैं इंटरनेट पर सर्फ करता तो वो कंप्यूटर चालू कर देती और मेरे बगल में बैठ जाती। मूवी देखते समय जब मैं बाथरूम चला जाता था तब भी वो बाहर मेरा इंतज़ार करती थी। पूरा स्कूल उत्साह की स्थिति में था और वे एक सुपर एकेडमिक को समझ नहीं पा रहे थे। पूरे स्कूल में मेरे ग्रेड कम हैं, तुम मेरे जैसे आदमी के इर्द गिर्द दिन भर क्यों घूमते रहते हो? ऐसे संदेश भी हैं जिनमें कहा गया है कि मैं दूसरी पीढ़ी का अमीर हूं और बाई रुक्स्यू से अपने साथ बांधना चाहती है। मैं बाई रुक्स्यू इन पर ध्यान नहीं देती थी और हर दिन मेरा पीछा करती रही, जब तक कि एक दिन बाई रुक्स्यू स्कूल नहीं आई और मेरे पास उसकी चहचहाट के बिना ये आराम करने का समय था। वो स्कूल ख़त्म होने तक नहीं आई क्योंकि महीने के अंत में शुक्रवार था और उसकी 2 दिन की छुट्टी थी। साथ ही कॉलेज की प्रवेश परीक्षा भी नज़दीक आ रही थी, इसलिए अन्य कक्षाएं भी मेरे पीछे थी। कुछ करीबी दोस्तों ने मुझे एक साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया, अन्यथा कॉलेज में हमारे लिए अलग अलग रास्ते पर जाने के ज़्यादा अवसर नहीं मिलते। आज मेरे साथ कोई बाई रुक्स्यू नहीं है, इसलिए मैं तुरंत सहमत हो गया और उनके पीछे एक फूड स्टॉल तक गया। ये महंगा नहीं था और इसमें बहुत सारे हिस्से थे। छात्र दल को ऐसी जगह पर जाना सबसे ज़्यादा पसंद था। जब तक हमने खाना खाया तब तक 10 बज चुके थे। हम में से एक समूह सड़क के किनारे टैक्सी लेकर खड़ा था। अचानक एक दोस्त ने मुझे कंधे पर थपथपाया और वाइन की दुकान के दरवाजे से मुझसे कहा, भाई फैंग, जल्दी से देखो, क्या वो बाई रुक्स्यू नहीं है जो हाल ही में आधे महीने से तुम्हारा पीछा कर रही है? मैंने उस दिशा में देखा जिसे उसने बताया था। मैंने बाई रुक्स्यू और वांग टेंग को होटल से बाहर बातें करते और हंसते निकलते देखा। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं संघर्ष कर रहा था। इस दौरान बाई रुक्स्यू बहुत बदल गई और वो मेरे लिए आश्चर्यजनक रूप से अच्छी थी, जिससे मुझे संदेह हुआ कि वो वास्तव में 50 साल पहले मुझसे प्यार करती थी। लेकिन ऐसा लगता है कि मैं इसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा था। इसी समय बाई रुक्स्यू ने मुझे देखा। वो रुकी, फिर तेज़ी से मेरी ओर दौड़ी। वांग टेंग भी उसके पीछे पीछे चला और मैंने उसकी ओर तिरछी नज़र से देखा। उसने अभी तक हाई स्कूल से स्नातक भी नहीं किया था, लेकिन वो इंतज़ार नहीं कर सकती थी। मुझे फांसी देते समय अपनी बचपन की प्रेमिका के साथ एक कमरा खोलते हुए, अगर मेरा अनुमान सही है तो वो अभी भी 18 वर्ष की है। बाई रुक्स्यू अभी केवल 18 वर्ष की है और वांग टेंग उससे 1 वर्ष छोटा है। इस उम्र में मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। मैं समाज में घूमने के लिए हर जगह बस एक विल ओ द विस्प पेडल चलाता हूँ। अब मैं बाई रुक्स्यू के साथ घर चला रहा हूँ। मैं किस प्रकार का अच्छा आदमी बन सकता हूँ? बाई रुक्स्यू ने मेरा ठंडा चेहरा देखा और जल्दी से समझाया, अयुआन, मेरी बात सुनो। बाई रुक्स्यू, क्या तुम पाखंडी हो या नहीं? मैंने पहले भी कहा है, चूंकि भगवान ने तुम्हें एक मौका दिया है तो बस अपने बचपन के प्रेमी की तरह साथ रहो। तुम मुझे परेशान करने पर क्यों जोर देते हो?
तभी मेरे सामने एक टैक्सी चली। पास आओ, मैं रुका। फिर मैं खर्राटे लेते हुए कार में बैठ गया। फिर टैक्सी ड्राइवर को जल्दी से जाने के लिए कहा, लेकिन मैं फिर भी असंतोषजनक रूप से कार से बाहर गिर गया। चश्मा। आखिरकार मैं बाई रुक्स्यू से 50 वर्षों से प्यार करता हूं। अब मैंने बाई रुक्स्यू को एक अन्य व्यक्ति के साथ होटल से बाहर आते देखा। हालांकि इसे स्वीकार करना कठिन है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मैं स्पष्ट रूप से उससे दूर रहना चाहता हूं, तो मुझे इतना अलग क्यों रहना पड़ेगा? जैसे ही मैं घर पहुंचा, मेरे पिताजी मेरे पास आए और मुझसे बाई रुक्स्यू के बारे में पूछा। हम एक साथ वापस क्यों नहीं आए? पिछले आधे महीने से बाई रुक्स्यू मेरे घर में रह रही है और मेरे साथ स्कूल आती जाती है। मैंने आह भरी और फिर अपने पिताजी से कहा। उन्होंने कहा मैं बाहर जाना चाहता हूं और कॉलेज प्रवेश परीक्षा देकर वापस आना चाहता हूं। क्योंकि मेरे लहजे और चेहरे ने सब कुछ कह दिया था, मेरे पिताजी ने और कुछ नहीं कहा। क्या? उसने सिर हिलाया और ये नहीं कहा कि मुझे हवाई जहाज़ का टिकट खरीदने में मदद करो, क्योंकि उसके मूत्र के अनुसार अगर बाई रुक्स्यू उससे पूछती तो वो निश्चित रूप से कहता। अब मैंने स्वयं समुद्र तट के लिए एक टिकट खरीदा, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि मेरी माँ की अपने जीवन काल में एकमात्र इच्छा समुद्र तट पर जाने और समुद्र को देखने की थी। इस जीवन में मैंने बस अपने पिता के पश्चाताप का पालन किया और उनकी अस्थियों को समुद्र में बहा दिया। लेकिन इस जीवन में मैं अपने पिता को इतनी जल्दी मरने नहीं दे सकता। इसलिए मुझे अपनी माँ को और अपनी माँ के अस्थि कलश को अपने साथ ले जाना पड़ा। रात भर की उड़ान के बाद मैं बंदरगाह पर पहुंचा। मैंने अपनी माँ का कलश लिया और चारों ओर घूमा। मैंने सभी तटीय शहरों का दौरा किया और आखिरकार उस शहर में आया जिसके बारे में मेरी माँ हमेशा बात करना चाहती थी, मैजिक सिटी। मेरी माँ यहीं की रहने वाली हैं और उन्होंने प्यार की वजह से दूर जाकर मेरे पिता से शादी की थी। मेरी माँ से शादी करना एक आशीर्वाद कहा जा सकता है, जिसे मेरे पिता ने हजारों वर्षों से विकसित किया है। आजकल लू परिवार के स्वामित्व वाली कई सौंदर्य प्रसाधन कंपनियां मेरी माँ से संबंधित हैं। इसीलिए मेरे पिता हमेशा चाहते थे कि मेरे परिवार का सौंदर्य प्रसाधन वैश्विक स्तर पर पहुंचे। शाम के समय मैंने अपनी माँ का कलश उठाया और समुद्र तट पर बैठकर उसे देखता रहा। डूबते सूरज की रोशनी में एक माँ और उसका बेटा कुछ ही दूरी पर एक बांस की कुर्सी पर बैठे थे। छोटा लड़का लगभग 15 या 16 साल का लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे जल्द ही प्यार हो गया हो। उसने रोते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, जो लड़की मुझे पसंद है वो मुझे क्यों नहीं पसंद करती? इस दुनिया में सचमुच ऐसी लड़कियां हैं जो ऐसा करती हैं? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? उसकी माँ ने उसके सर को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, मूर्ख, जब माँ ने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम 20 साल की लड़की थी। यह सुनकर मेरा दिल कांप उठा और मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यदि मेरी माँ जानती कि मैंने जीवन भर कष्ट सहा है और एक ऐसी स्त्री से प्रेम करता हूं जो मुझसे प्रेम नहीं करती, 50 साल की है, बहुत दुखी होगी। एक पल के लिए मैं इसे और सहन नहीं कर सका। मेरे आंसू मिश्रित थे। माँ, मैंने क्या अच्छा नहीं किया? मैंने उससे 50 साल तक प्रेम किया है। क्या सचमुच उसका दिल पत्थर का बना है? क्या यह सच है कि मेरे जैसे लोग प्यार के लायक नहीं हैं? माँ, मुझे तुम्हारी याद आती है। मैंने अपनी माँ का कलश पकड़ा हुआ था और उस पर आंसू रुक नहीं रहे थे। अचानक मेरे बगल से रोने की आवाज़ आई। ध्वनि। मेरे हाथ में कलश के बाद एक और व्यक्ति का हाथ प्रकट हुआ। माँ, चिंता मत करो, मैं इस जीवन में फंग युआन की अच्छी देखभाल करूंगा। मुझे पता चल गया। शपथ, वेनयान। मैंने अपना सिर घुमाकर देखा कि यह बर्फ की तरह सफ़ेद था। उसने दोनों हाथों से मेरी माँ का कलश पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैं अवचेतन रूप से उठना चाहता था। उसने मेरे रोते हुए सिर को गले लगाया और कहा, फंग युआन, मुझे एक मौका दो और मुझे जो कहना है उसे सुनो। यदि तुम मेरे कहने के बाद जाना चाहो, मुझे चलाओ। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी माँ का कलश पकड़ लिया और क्षितिज पर डूबते सूरज को देखने लगा। बाई रुजू को पता था कि मैं उसे एक मौका दे रहा हूं, इसलिए उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और लाल आंखों से कहा, फंग युआन, मुझे पता है कि तुम्हें हमेशा लगता है कि मुझे वोंग टेंग पसंद था।
मैंने अपने पिछले जीवन में और इस जीवन में भी प्यार किया। लेकिन तुम गलत हो, बिल्कुल गलत हो। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे वांग टैंग पसंद है, और मुझे पता भी नहीं था। आपने किसकी बात सुनी? वांग टैंग और मैं बचपन के दोस्त हैं। ये सच है कि हम एक साथ बड़े हुए, लेकिन जिसने भी कहा कि हम बचपन के दोस्त थे, उसे वो ज़रूर पसंद आया होगा। मैं अपने पिछले जीवन की शुरुआत में तुम्हें पसंद नहीं करता था, क्योंकि मैं दूसरों के साथ अपने पिता की शादी का साधन नहीं बनना चाहता था। इसलिए मैंने कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। लेकिन मेरे गर्भवती होने के बाद क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि मैंने आपके साथ बहुत बेहतर व्यवहार किया? अगर आपने मुझसे तलाक के लिए भी कहा तो भी मैं राज़ी नहीं हुआ। मैं एक महिला हूँ, कठोर बनो, क्या तुम नहीं देख सकते? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे मुझे तुमसे प्यार हो गया। मेरे पिछले जीवन में हमारी दोनों कंपनियां बहुत शक्तिशाली थीं। मैं सांस नहीं ले सकता। मुझे समय समय पर विदेश जाकर वायलिन बजाने के लिए समय निकालना पड़ता है। ये सचमुच थका देने वाला है। मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए अच्छे हैं, लेकिन हर बार मैं बहुत थक जाता हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तो बस लेटना और आराम करना चाहता हूँ, और मुझे वास्तव में वे ब्रांड नाम वाले बैग और गहने पसंद नहीं हैं। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि मैंने जो अंगूठी पहनी है वो मेरे हाथ में फिट नहीं बैठ रही? क्या ये पहली बार है जब आप मुझे शॉपिंग पर ले गए? जब उसने ये कहा तो मुझे अचानक याद आया कि यद्यपि हम दोनों परिवार अमीर हैं, फिर भी उसने मुझे कभी नहीं लिया। मैंने वे महंगे आभूषण खरीदे जिन्हें मैं हमेशा अपने साथ रखती थी। मैं पहली बार उसे सड़क किनारे एक दुकान पर खरीदने के लिए ले गया। जब उसने मुझे देखा, वो दंग रह गया और जारी रखा। दशकों से धीरे धीरे मेरे साथ रहना एक हिमखंड को पिघलाने जैसा है। अकेले ही तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो? अपने पिछले जीवन में मरने से पहले तुमने मुझसे पूछा था कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। उस वक्त मुझे हिचक हुई। मैं एक पल के लिए हिचका, लेकिन ये हिचक इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं खुद को अभिव्यक्त करने में अच्छा नहीं हूँ। मैं हमेशा से रहा हूँ। यहाँ तक कि जब मैं बूढ़ा हो जाता हूँ तब भी मेरा मुंह सख्त रहता है। उस समय मैं अपने शब्दों को व्यवस्थित करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब आप बात कर रहे थे तो बाई रुक्सियो रोने लगी और मुझ पर बहुत जोर से प्रहार करने लगी कि तुम्हें इस तरह मरने को किसने कहा? इतनी जल्दी? तुम मेरी अनुमति के बिना कैसे मर सकते हो? मेरे कुछ कहने से पहले ही तुम मर गए। उस समय मैं तुम्हें बताना चाहता था मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तुम बाई रुक्सियो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ फैंग युआन। जिस दिन तुम्हारी मृत्यु हुई मैं पूरी रात रोया। मैं रोते रोते सो गया। जब मैं दोबारा उठा तो मुझे पता चला मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं तुम्हें इस जीवन में मुझे खोजने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें ढूंढने की पहल करूंगा। परिणाम स्वरूप तुम कमीने या तो आक्रामक हो गए हो या मुझ पर चिल्ला रहे हो। तुम मेरे प्रति बहुत उदासीन थे। उस दिन बास्केटबॉल खेलने के बाद तक मुझे नहीं पता था कि आपका भी पुनर्जन्म हुआ है। मैं जानता था कि आप अपने पिछले जीवन में मेरे लिए बहुत थके हुए थे, लेकिन क्या तुम थके नहीं हो? मैंने आपको 2 बेटे और 2 बेटियां दी, और मैंने लू परिवार कंपनी का प्रबंधन करने में भी आपकी मदद की। क्या तुम मुझे नहीं समझ सकते? उसने कहा। फिर उसने खुद को मेरी बाहों में फेंक दिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी बातें देखकर मैं धीरे धीरे अपने पिछले जीवन के बारे में सोचने लगा। भले ही वो हमेशा मेरे प्रति उदासीन रही थी। वो गर्मजोशी से भरी है, लेकिन अपने परिवार का बहुत ख्याल रखती है। जब बाई परिवार बॉस बन गया तो वो फैंग परिवार की मदद करना नहीं भूली। मुझे बुरा होने के अलावा सब कुछ अच्छा लग रहा था। देखो, बाई रुक्सियो को देखकर जो मेरी बाहों में रो रही थी, मैंने आह भरी और उसे सांत्वना देने के लिए उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा। थोड़ी देर बाद उसे बेहतर महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना सिर उठाया और मुझसे कहा, पहले होटल में रहना वैसा नहीं था जैसा आपने सोचा था। वांग टैंग के दादा दादी काउंटी शहर से आए थे क्योंकि वे घर पर नहीं रह सकते थे। इसके बाद मैं उन्हें एक कमरा बुक करने के लिए होटल में ले गया। वांग टैंग अभी मेरे साथ आए थे। इसके अलावा वांग टैंग और मेरे बीच हमेशा एक सामान्य रिश्ता रहा है।
हम बचपन के प्रेमी थे, बड़ा लेकिन स्त्री पुरुष के बीच कभी प्रेम नहीं रहा। वांग टैंग मुझे केवल एक बहन की तरह मानते हैं। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो अभी मेरे गृहनगर वापस आ जाओ। मैं अभी अपने गृहनगर में खेल रहा हूँ। दोस्तों, मेरे माता पिता भी जानते हैं कि मेरे पिछले जीवन में मैंने दूसरों को ये कहते सुना था कि ये उसके माता पिता ही थे जिन्होंने उसे उसकी बचपन की प्रेमिका से अलग कर दिया और उससे शादी करने के लिए कहा। लेकिन मैंने कभी इसकी जांच नहीं की। ये भी मेरे लिए एक बड़ी समस्या है। मेरी हिचकिचाहट देखकर बाई रुक्सियो ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और कॉल किया। वो फ़ोन पर चिल्लाया और तुरंत मेरे पास आया। वांग टैंग कूड़ेदान के पीछे से बहुत दूर भागा। जू बहन बाई रुक्सियो ने सीधे मुझे गले लगाया, अपनी संप्रभुता की शपथ ली और अपने जीजाजी को वांग टैंग बुलाया। वांग टैंग को बाई रुक्सियो से थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए उसने तुरंत मुझे बुलाया, जीजाजी। बाद में वांग टैंग के स्पष्टीकरण से मुझे पता चला कि उसके माता पिता का उस पर बहुत कम नियंत्रण था। यदि ये बाई रुक्सियो के लिए नहीं होता तो वांग टैंग अब एक इच्छाधारी लड़का नहीं होता। वो एक स्ट्रीट गैंगस्टर था और वांग टैंग को कोई पसंद था। वो एक केटीवी के मालिक की बेटी थी जहां वो अक्सर जाता था। वो उसकी ही उम्र की थी और उन्होंने डेट तय की। जब मैं बूढ़ा हो गया तो शादी कर लेना अच्छा था। तब मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरे पिछले जीवन में जब वांग टैंग की शादी हुई थी तो बाई रुक्सियो ने मुझे उसके साथ जाने के लिए कहा था। उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था और नहीं गया। विवाह भागीदार केटीवी के मालिक की बेटी थी। पता चला कि उसे वो लड़की शुरू से ही पसंद थी, क्योंकि मालकिन पहले उससे सहमत नहीं थी। मेरी बेटी को हमेशा वांग टैंग जैसे किसी व्यक्ति से डेटिंग करने से रोका गया जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था। इसलिए बाद में वांग टैंग स्कूल वापस गया और सामान्य द्वितीय श्रेणी की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके बॉस तब जाकर मेरी मां मानी। सब कुछ पता लगाने के बाद मुझे अपने दिल की रुकावट से राहत मिलती दिख रही थी और इसी समय सूरज भी डूब गया। बाई रुक्सियो ने देखा। मैंने बहुत गंभीरता से कहा, मैं इस जीवन में वायलिन को छूने नहीं जा रहा हूं। मैं बस अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहता हूं और अपनी मां के सौंदर्य प्रसाधनों को दुनिया के सामने लाना चाहता हूं। तब जाकर मेरी मां मानी। सब कुछ पता लगाने के बाद मुझे अपने दिल की रुकावट से राहत मिलती दिख रही थी और इसी समय सूरज भी डूब गया। बाई रुक्सू ने देखा। मैंने बहुत गंभीरता से कहा, मैं इस जीवन में वायलिन को छूने नहीं जा रहा हूं। मैं बस अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहता हूं और अपनी मां के कॉस्मेटिक्स को दुनिया के सामने लाना चाहता हूं। जी फेंग युआन, क्या आप मुझे ये मौका दे सकते हैं? मैं अच्छे मूड में था। मैं अपनी मां का अस्थि कलश पकड़कर खड़ा हुआ और सीधे होटल की ओर चल दिया। ये देखकर कि बाई रुक्सू मेरे पीछे नहीं आई, मैंने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा, जो वहां खड़ी मेरी पीठ की ओर देख रही थी, और चिल्लाई, चलो कमरे में वापस चलते हैं। समुद्र तट पर रात को बहुत ठंड है, कहीं तुम्हें सर्दी न लग जाए। बाई रुक्सू के चेहरे से भारी खून बह रहा था। वो तुरंत दौड़कर मेरी बाह से लिपट गई और अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। वांग टैंग, काशी, पिडियन पिडियन भी आए। अच्छा दीदी, जीजाजी, मुझे आईडी कार्ड से रूम नहीं मिलेगा। यदि आपके पास एक कमरा है तो मुझे क्या करना चाहिए? बाई रुक्सू ये दिखाते हुए मुस्कुराई कि वो दूर नहीं है और कहा, ज्यादा दूर एक पुल नहीं है जिससे तुम गुजर बसर कर सकते हो। आज रात मेरे और तुम्हारे जीजाजी के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद बाई रुक्सू ने तेजी से मेरा पीछा करते हुए होटल की ओर प्रस्थान किया। कुछ महीने बाद मैं मुस्कुराया और अपने हाथ में मौजूद 2 प्रवेश पत्रों को देखा। आप जानते हैं, मैंने भारी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की, इसलिए मैंने एक बहुत ही सामान्य परीक्षा दी। आखिरकार मेरे पास समीक्षा के लिए केवल 3 महीने थे। यहां तक कि मैं एक पुनर्जन्मित व्यक्ति भी ये नहीं कर सका। बाई रुक्सू की मदद से ये आखिरी बार है, अन्यथा ये अधिकतम 2 किताबें होतीं। और आखिरी बार बाई रुक्सू को मुझसे प्यार हो गया। वो अच्छे मूड में थी और अच्छी स्थिति में थी। उसने सीधे प्रथम पुरस्कार जीता। हालांकि वो देश के सबसे अच्छे स्कूल किंगबेई में नहीं गई, इसके बजाय उसने मेरे जैसे ही यूनिवर्सिटी में जाने का फैसला किया।
बाई रुक्षु ने मेरी तरफ चूमा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें इस जीवन में 2 और बच्चे दूंगी, ठीक है? मैंने सिर हिलाया, ठीक है। उससे 50 साल तक प्यार करने के बाद फिर मैं तुम्हें 2 और बच्चे दूंगा। 50 साल तक उससे प्यार करने के बाद मैं तुम्हें 2 और बच्चे दूंगा, ठीक है? मैंने सिर हिलाया, ठीक है।